पहले तो सभी भाइयों को मेरा राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सभी अच्छे से होंगे। हम लोग हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश दरोगा को लेकर या जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिक की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। और लगभग ये जो सीरीज़ होगी आपके 1000 क्वेश्चन के साथ साथ इसमें आप लोगों को फैक्ट्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई क्या क्या इनमें फैक्ट्स हैं और उस क्वेश्चन से संबंधित वो सारी बातें बताऊंगा जो आपके लिए मोस्टली हैं। दूसरी बात तो आज की हमारी जो पहली क्लास है उसका ये पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? वह कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के पास हैं? वह कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के पास हैं? थोड़ा डिस्टर्ब के लिए सॉरी, क्योंकि मेरे को फीवर हो रखा है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ, है ना, ताकि मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन जो भी इस वीडियो को देख रही है वो अच्छे से पढ़ लें, है ना। तो वह कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के पास हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19-20, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। तो मैं आपको बता दूं वह मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों के पास है वो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 है। इनको आप अच्छे से याद कर लेना। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, इन सबको मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से समझना वह कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के पास हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये आपके 2, 2, 4 और 1, 5, ये 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों के पास हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। और मैंने आगे इसके नोट करके लिखा है वे मौलिक अधिकार जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब ये है जो हम लोगों के पास हैं, जो हम लोगों के पास हैं भाई, हमें कौन सी नागरिकता प्राप्त है? भारतीय नागरिकता प्राप्त है। और भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। और ये कहाँ से लिया था हमने? एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से लिया था। मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। तो भारतीय नागरिकों के पास कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? 15, 16, 19, 29, 30। लेकिन वे मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अगर मैं आपसे बोलूं आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के पास हैं, विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है। लेकिन भारतीयों के साथ साथ वे मौलिक अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है। भाई सीधी सी बात है, हम अपने देश में रह रहे हैं, हम अपनी कंट्री में रह रहे हैं, तो हमारे पास 15 भी होगा, 16 भी होगा, 19 भी होगा, 29 भी होगा, 30 भी होगा। और उसके साथ साथ में 14 भी होगा, 20 भी होगा, 21 भी होगा, 22 भी होगा, 23 भी होगा, 24 भी होगा, 25 भी होगा, 26 भी होगा, 27 भी होगा और 28 भी होगा। लेकिन सिर्फ अगर आपसे क्वेश्चन पूछे वह कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, तो 15, 16, 19, 29, 30। और वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, तो 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। यानी ये 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये भारतीयों को तो प्राप्त हैं ही हैं, लेकिन भारतीयों के साथ साथ किसको प्राप्त हैं? भारतीय नागरिकों के साथ साथ किसको प्राप्त हैं? विदेशियों को भी प्राप्त हैं। लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक के पास है, ये आपका विदेशियों के पास नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अगर पूछे वे मौलिक अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के पास है तो 15, 16, 19, 29, 30। और वे मौलिक अधिकार जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, तो 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। क्वेश्चन नंबर 123, राज्य शब्द को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 13। तो राज्य शब्द को
परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है? ये क्वेश्चन बार बार आपका मैं अपनी सीरीज में लेके आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है और इसके आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो अगर आपसे क्या पूछे कि भाई राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, राज्य शब्द को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12। तो राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 में। और राज्य शब्द के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में शामिल कौन कौन होंगे, तो मैंने उस चीज़ को भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अनुच्छेद 12 के अनुसार संसद, 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 राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्थाएं, संघ अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं और स्थानीय निकाय राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल हैं। कहने का मतलब मेरा इतना सा है, अगर क्वेश्चन ये आएगा मेरे दोस्तों कि भाई राज्य शब्द को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, या राज्य शब्द को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आंसर होगा आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12। और राज्य शब्द में शामिल कौन कौन है, तो संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्थाएं, संघ अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं और स्थानीय निकाय राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में अनुच्छेद 13 में कुल कितनी धाराएं हैं? वर्तमान में अनुच्छेद 13 में कुल कितनी धाराएं हैं? आप कहोगे सर अनुच्छेद 13 डायरेक्ट अगर पूछेगा तो सीधा सीधा अनुच्छेद 13 पूछ लेगा, धाराएं नहीं पूछेगा। भाई वो पेपर सेटर है, उसके दिमाग को कोई नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। तो बड़े से बड़े यूट्यूबर भी धरे रह जाते हैं जब पेपर सेटर अपना दिमाग लगा के क्या बनाता है, आपके लिए पेपर बनाता है। तो हमको सब कवर करके चलना, हमें अनुच्छेद 13 से मतलब नहीं, हमें अनुच्छेद 13 को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। अनुच्छेद 13 में कितनी धाराएं हैं वर्तमान में? मूल संविधान में अनुच्छेद 13 में कितनी धाराएं थी? कौन सी धारा किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 13 में जोड़ी गई? और जितनी भी अनुच्छेद 13 में धाराएं हैं उन सब में क्या क्या लिखा हुआ है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो वर्तमान में अनुच्छेद 13 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, वर्तमान में अनुच्छेद 13 में कुल 4 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 4 धाराएं हैं। आर्टिकल 13 की धारा 1, आर्टिकल 13 की धारा 2, आर्टिकल 13 की धारा 3 और आर्टिकल 13 की धारा 4। तो वर्तमान में अनुच्छेद 13 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो वर्तमान में अनुच्छेद 13 में कुल 4 धाराएं हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई मूल संविधान में अनुच्छेद 13 में कितनी धाराएं थी, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि भाई अनुच्छेद 13 में मूल संविधान में 3 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 3 धाराएं थी। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भाई वर्तमान में अनुच्छेद 13 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो 4 धाराएं हैं। अनुच्छेद 13 की धारा 1, 13 की धारा 2, 13 की धारा 3, 13 की धारा 4। लेकिन अगर यहाँ से ये पूछ ले कि मूल संविधान यानी जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस संविधान में अनुच्छेद 13 में कितनी धाराएं थी, तो अनुच्छेद 13 में
3 धाराएं थी। अगर बात किसकी करेगा, मूल संविधान की करेगा। लेकिन अगर वर्तमान की बात करेगा तो अनुच्छेद 13 में कुल 4 धाराएं हैं, और ये अनुच्छेद 13 की जो धारा 4 है ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो इसको अच्छे से याद रखना, 24वें संविधान संशोधन, 24वें संविधान संशोधन 1971 में अनुच्छेद 13 में धारा कौन सी जोड़ी गई थी, 4 जोड़ी गई थी। तो वर्तमान अनुच्छेद 13 में कुल कितनी धाराएं हैं, 4 धाराएं हैं। अगर मूल संविधान की बात करेगा तो मूल संविधान में कितनी धाराएं थी, 3 धाराएं थी। और अनुच्छेद 13 की जो धारा 4 है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ी गई। नेक्स्ट, यही मैंने लिखा है, मूल संविधान में अनुच्छेद 13 में 3 धाराएं थी, अनुच्छेद 13 में 3 धाराएं थी। नोट नंबर 1 ये रहा, नोट नंबर 2 ये रहा। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा 13 अनुच्छेद 13 की धारा 4 नामक धारा जोड़ी गई। अनुच्छेद 13 में कौन सी धारा जोड़ी गई, अनुच्छेद 13 में कौन सी धारा जोड़ी गई, 4थी धारा जोड़ी गई। यानी 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा 13 की 4 नामक धारा जोड़ी गई। मूल संविधान में अनुच्छेद 13 में धाराएं पूछेगा तो कितनी धाराएं बताओगे आप बताओगे 3 धाराएं। कि वर्तमान में अनुच्छेद 13 में 4 धाराएं हैं और मूल संविधान में 3 धाराएं थी। 4थी धारा जो अनुच्छेद 13 में जोड़ी गई वो 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ी गई। नेक्स्ट, अनुच्छेद 13 में कोई भी ऐसी विधि, कहने का मतलब ये है जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 की धारा 1 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 की धारा 1 में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कोई भी ऐसी विधि जो संविधान के लागू होने से पहले की है। कहने का मतलब ये है आर्टिकल 13 की धारा 1 में ये लिखा हुआ है कोई भी ऐसी विधि या कोई भी ऐसा कानून जो संविधान लागू होने से पहले की है। कहने का मतलब संविधान हमारा कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ। उससे पहले की भी अगर कोई ऐसी विधि है जो संविधान के साथ संगत नहीं है तो वह विधि क्या होगी, वह विधि शून्य होगी या तो वह शून्य होगी। ये आर्टिकल 13 की धारा 1 में लिखा हुआ है। बात समझ में आई मेरी, बात समझ में आई तो ध्यान से समझना। वर्तमान में अनुच्छेद 13 में 4 धाराएं हैं, 13 की धारा 1, 13 की धारा 2, 13 की धारा 3, 13 की धारा 4। मूल संविधान में कितनी थी, 3 धाराएं थी आर्टिकल 13 में, 13 की धारा 1, 13 की धारा 2, 13 की धारा 3। लेकिन 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत आर्टिकल 13 में 4थी धारा जोड़ी गई। बात समझ में आई। तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सी धारा में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 13 की धारा 1 में क्या लिखा हुआ है, कोई भी ऐसी विधि कोई भी ऐसी विधि जो इस संविधान के लागू होने से पहले की है, यदि वह संविधान के साथ संगत नहीं है तो वह शून्य होगी। तो वह क्या होगी, तो वह शून्य होगी। ऐसे ही आर्टिकल 13 की धारा 2 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 की धारा 2 में क्या लिखा हुआ है, 13 की धारा 2 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है संविधान के लागू होने के बाद, संविधान के लागू होने के बाद, संविधान के लागू होने के बाद सभी विधियां संविधान के साथ संगत होनी चाहिए।
अन्यथा वह विधि भी क्या होगी, शून्य होगी। ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 की धारा 2 में। आर्टिकल 13 की धारा 2 में क्या लिखा हुआ है, संविधान के लागू होने के बाद, कहने का मतलब ये है, हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी ऐसी विधि जो संविधान के साथ संगत नहीं है, वह विधि भी क्या होगी, शून्य होगी। संविधान के लागू होने के बाद की सभी विधियां संविधान के साथ संगत होनी चाहिए, अन्यथा वह विधि भी शून्य होगी। नेक्स्ट, आर्टिकल 13 की धारा 3 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 की धारा 3 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 की धारा 3 में क्या लिखा हुआ है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 13 की धारा 3 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा पेपर में, वो भी देख लें। मैं आपको बता दूं, विधि शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, विधि शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। तो आप आंसर बड़े आराम से दे दोगे सर आर्टिकल 13। लेकिन अगर वहीं पर एग्जामिनर जो आपका पेपर सेटर है, उसका थोड़ा सा भी दिमाग अगर हल्का सा भी फिर जाए कि भाई मुझे तो बच्चों का ये देखना है कि बच्चों आर्टिकल 13 में कहाँ तक पढ़े हुए हैं, क्योंकि मेरे भाई जो पेपर सेटर होता है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होता है। वो इन देखता कि कौन टीचर क्या पढ़ा रहा, कि भाई ये बढ़िया पढ़ा रहा तो मैं यहाँ से क्वेश्चन उठाऊँ। वो हमेशा अपने दिमाग से क्वेश्चन उठाएगा। तो आपको हर चीज़ अपनी क्या लेके चलनी है, परफेक्ट लेके चलनी है। आपको जो आप पढ़ रहे हो आप उसको अपना 100% दो। तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, विधि शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, आर्टिकल 13 की धारा 1, आर्टिकल 13 की धारा 2, आर्टिकल 13 की धारा 3, आर्टिकल 13 की धारा 4। तो आंसर क्या होगा मेरे भाइयों, आर्टिकल 13 की धारा 3 में। तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो आर्टिकल 13 के धारा 3 में क्या लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। और नोट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, विधि शब्द में अध्यादेश, आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, नियम, विनियम और क्या प्रथा शामिल है। तो विधि शब्द में कौन कौन शामिल है, अध्यादेश, आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, नियम, विनियम, प्रथा शामिल है। तो नेक्स्ट, आर्टिकल 13 की धारा 4 क्या कह रहा है, आर्टिकल 13 की धारा 4 क्या कह रहा है, 13 की धारा 4 मानो, आर्टिकल 13 की धारा 4 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 13 की धारा 4 में यह उल्लेखित है कि, अनुच्छेद 13 की धारा 4 में यह उल्लेखित है कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत किए गए संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। अतः संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दिए गए निर्णय के अनुसार यदि संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत किए गए संशोधनों को भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि भाई संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है, संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 13 की धारा 4, अनुच्छेद 13 की धारा 1,
अनुच्छेद 13 की धारा 2, अनुच्छेद 13 की धारा 3। तो 13 की धारा 3 में क्या है? विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 13 की धारा 4, अनुच्छेद 13 की धारा 4। तो अच्छे से आपको अपना पढ़ के जाना है। बात समझ में? आगे क्वेश्चन आएंगे, बनाऊंगा मैं 2 क्वेश्चन बना रखा है मैंने, बताएंगे आपको। देखो ये रहा, ये आ गया क्वेश्चन आप लोगों को। क्वेश्चन भी आ गया। ये रहा, क्या कह रहा है? विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। बड़े गौर से देखना, बड़े गौर से देखना आप इसको भी। क्या हो रहा है भाई? देखो मैंने क्या बताया आप लोगों को भी। इसके अंतर्गत विधि शब्द को परिभाषित किया गया है और विधि शब्द में अध्यादेश, आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, नियम, विनियम, प्रथा शामिल है। विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? विधि शब्द की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? विधि शब्द की परिभाषा में अध्यादेश शामिल है, अधिसूचना शामिल है, आदेश शामिल है, नियम शामिल है, विनियम शामिल है, प्रथा शामिल है। क्या शामिल नहीं है? संविधान संशोधन। मैंने क्या बताया था? इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है पेपर में। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है पेपर में। बात समझ में आई मेरी? तो विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है संविधान संशोधन। विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 13 की धारा 4 में यही तो बात लिखी हुई है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन को विधि शब्द की परिभाषा से बाहर किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? ये देखिए, ये क्वेश्चन भी अपने आप में फेमस है। संविधान संशोधन को विधि शब्द की परिभाषा से बाहर किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 21वें संविधान संशोधन 1967, 42वें संविधान संशोधन 1976, 44वें संविधान संशोधन 1978 या 24वें संविधान संशोधन 1971। तो आप लोगों का आंसर मेरे दोस्तों क्या होगा? 24वें संविधान संशोधन 1971। मैंने क्या बताया? अनुच्छेद 13 में वर्तमान में 4 धारा है, मूल संविधान में 3 धारा थी। 13 की जो धारा 4 है वो कब जोड़ी गई? 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ी गई। और उसमें क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान संशोधनों को विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। तो वही क्वेश्चन है, संविधान संशोधन को विधि शब्द की परिभाषा से बाहर किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण दोनों सिद्धांतों का उल्लेख है? इस क्वेश्चन के पूरे चांस हैं पेपर में आने के। आपसे क्या तो ये पूछ लेगा, निम्न में से कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जैसे मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाली क्लास में मेरे दोस्तों ने आपको बहुत अच्छे से बताया था। क्या बताया था?
विधि का शासन ब्रिटेन से है। विधि के निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से है। विधि का समान संरक्षण अमेरिका से है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से है मेरे भाइयों? कहाँ से? जापान से है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, दोनों सिद्धांतों का उल्लेख है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 12, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, हमारा जो मौलिक अधिकार है, कौन सा मौलिक अधिकार? समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। तो जो हमारा अनुच्छेद जो 14 है उसमें 2 बातें लिखी हुई हैं। वो 2 बातें कौन कौन सी हैं? ये रही, विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण, दोनों सिद्धांतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मेरे भाइयों आर्टिकल 14 में है। मेरे छोटे भाइयों, मेरे दोस्तों, कहाँ है मेरे मित्रों? आर्टिकल 14 में है। विधि के समक्ष समानता से क्या तात्पर्य है? विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य ये है, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई भिखारी हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी कानून की नज़रों में क्या है? वो दोनों के दोनों बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। विधि का समान संरक्षण क्या है? समान लोगों के साथ एक समान व्यवहार, समान लोगों के साथ एक समान व्यवहार। तो ध्यान से समझना, किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता में विधि का समान संरक्षण है? तो आर्टिकल 14 में है। और मेरा आइडिया ये कह रहा है कि इन दोनों में से क्वेश्चन आने के चांस हैं। विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में है। अगर विधि के समक्ष समानता की बात करें तो ये कहाँ से लिया है हमने? ये हमने लिया है मेरे भाई इंग्लैंड से। कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से। बात समझ में आई? अगर विधि के समान संरक्षण की बात करें तो ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है यूएसए से, यानी अमेरिका से। तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से ध्यान से समझ लो। देखो, वही मैंने लिखा है, विधि के समक्ष समानता से क्या तात्पर्य है? राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई भिखारी हो, उसकी नज़रों में सब क्या है? एक समान है। तो किसी भी आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। और विधि के जो समक्ष समानता है, विधि के समक्ष जो समानता है, कहाँ से ली गई है अवधारणा? इंग्लैंड से ली गई है। और वही मैंने आपको बताया था कि भाई विधि के समक्ष समानता कहाँ से है? इंग्लैंड से है। और विधि का समान संरक्षण कहाँ से है? अमेरिका से है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से है? जापान से। विधि का शासन इंग्लैंड से। बात समझ में मेरी? विधि निर्माण की प्रक्रिया इंग्लैंड से। नेक्स्ट, विधि के समान संरक्षण तात्पर्य है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। और विधि के समान संरक्षण, ये अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये अवधारणा आपकी कहाँ से ली गई है? ये अवधारणा आपकी अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समता के अधिकार का वर्णन किया गया है? मेरे भाइयों, आप यकीन मानो, पॉलिटी की सीरीज चल रही है, हिस्ट्री की सीरीज भी लाऊंगा। बस इतना मेहनत करना कि क्वेश्चन पेपर में अगर आए तो आपसे बचना नहीं चाहिए, आप निराश नहीं होने चाहिए। तो आप अभी से अपना 100% देना स्टार्ट करें। बात समझ में मेरी? ठीक है। तो संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समता के अधिकार का वर्णन किया गया है? मैंने आपको बताया था, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। उनमें से एक अधिकार कौन सा है? समता का अधिकार। एक अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। एक अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
भाषा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का उपबंध। तो यही पूछा है संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समता के अधिकार का वर्णन किया गया है। और इससे मैं आपको बता दूं, इससे पहले की क्लास में जो भी मेरी क्लासें हुई इससे पहले, वहाँ मैं आपको बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। ये देखो, ये रहा। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6। समता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। भाषा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचारों का उपबंध आर्टिकल 32। तो बहुत अच्छे से मैं आपको पहले इस पॉइंट को बता चुका हूँ, ठीक है। तो वही हमने फ़िलहाल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने? ये पूछा है संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समता के अधिकार का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18, 23-24, अनुच्छेद 32। तो कौन सा? ऑप्शन बी। कौन सा है भाई? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? या स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18, 23-24, 32। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 से 22। नेक्स्ट, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 23 और 24। नेक्स्ट, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28। तो आज के लिए इतना ही। दूसरी बात यह है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर दबा के करें। और दूसरी बात मेरी ये है, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि भाई अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। बात समझ में मेरी? दूसरी बात, अगर आप अब अपना मेहनत को 100% दे दोगे ना, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेहनत किसी की कोई नहीं रखता, यहाँ तक कि भगवान भी किसी की मेहनत नहीं रखता। लेकिन आपको अपना 100% देना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपके माँ बाप के सपने आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी सपने हैं कि मेरा बेटा कल सरकारी अफसर बने। तो आप सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।